आरबीआई ने हाल ही में फैसला लिया है कि आप अपने 2000 के नोट 30 सितंबर तक बैंक में जमा करवा सकते हैं। बहुत सारे सवाल भी इस संदर्भ में लोगों के मन में भी होंगे। हालांकि आरबीआई के गवर्नर ने भी ब्रीफ किया है, लेकिन अर्थव्यवस्था से जुड़े इन छोटे छोटे मसलों पर हम बात करेंगे। और बात करने के लिए आज हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर राकेश शर्मा जी हैं। और राकेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद भारत में। धन्यवाद शिवा जी। सर, आपसे पहला सवाल, जिस तरह अब 2000 के नोट बैंक ने कहा है कि आपको 30 सितंबर तक बैंक में जमा करवाने, मेरा सवाल आपसे ये है कि कुछ लोग इसको डीमोनेटाइजेशन से जोड़ रहे हैं, तो ये डीमोनेटाइजेशन से किस तरह अलग है? इस बात से तो मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ कि काफ़ी लोग इस बारे में जो चर्चा कर रहे हैं वो वैसे ही कर रहे हैं कि जैसे नोटबंदी के दौरान हुई थी। और ये एक बड़ा साधारण सा निर्णय है और जिसमें नोट को बंद नहीं, प्रचलन से बाहर करना है, क्योंकि वो नोट पुराने हो चुके हैं। सरकार की एक नीति है क्लीन नोट पॉलिसी, उसके तहत इन्हें बाहर किया जा रहा है। 2000 के नोट 2018 के बाद छपने बंद हो गए थे। और ये छपने भी इसलिए शुरू हुए थे कि नोटबंदी के बाद ये महसूस किया गया था कि कहीं ये जो 500 के नोट हैं ये कम ना पड़ जाएं। तो इसलिए ये 2000 का नोट आया था प्रचलन में, और जिसको 5 साल से ज़्यादा समय हो गया है और नए नोट, मैंने पहले कहा, 2018 के बाद नहीं छप रहे हैं। तो सरकार ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत इसको प्रचलन से बाहर किया और लोगों को पूरी छूट दी है। अभी लीगल टेंडर है, ये 30 तक वैध है पूरी तरह से, और ट्रांजैक्शन में भी चलेगा। परंतु सरकार ने कहा है कि इसको 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में इसको बदल लें, और बदलने की एक बड़ी साधारण प्रक्रिया है, उसके बारे में। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये 30 सितंबर तक वैध रहेंगे। आरबीआई के गवर्नर ने भी कहा है कि ये वैध तो 30 सितंबर के बाद भी रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये भी है कि साथ में हम जिस तरह से आपने कहा कि करेंसी आप बैंक में जमा करवा सकते हैं, क्या पहले भी ऐसा हुआ था? क्योंकि आपने तो बहुत सारी चीज़ों को अपने समक्ष देखा भी है, परखा भी है, समझा भी है। तो क्या पहले भी ऐसी स्थिति भारत में बनी थी कि आपको बैंक में नोट जमा करवाने पड़े थे? ये 2014 का ही निर्णय है, जिसके तहत ये तय किया गया था आरबीआई द्वारा कि 2005 से पहले के जो नोट हैं वो बदल देने पड़ेंगे, वो नहीं चलेंगे, उसको बदलने की बात हुई थी। तो ये निर्णय पहले भी था। गैप बहुत ज़्यादा था उस समय, मान के चलें कि 9-10 साल का था। परंतु अब क्योंकि देश में ये बड़ा नोट है हमारा 2000 का, और ये 2000 का नोट जो पुराना हो जाए, मैला हो जाए, तो लोग इतनी बड़ी करेंसी को इस तरीके से ना रखें। और इस बारे में बड़ा अभी हमारा स्पष्ट है कि भी साफ़ हो। सरकार ने इसी संदर्भ में इसको आरबीआई के फैसले द्वारा इसको वापस लिया गया। क्लीन नोट पॉलिसी की तो आपने बात की ही की, लेकिन इसके पीछे सरकार ने जब डीमोनेटाइजेशन की थी तब ये तर्क दिया था कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा, आतंकवाद जैसे जो बड़े बड़े विषय हैं उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी, क्योंकि करेंसी का फैलाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है कहीं ना कहीं। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे सरकार की एक सोच क्या रहती है? क्लीन नोट पॉलिसी का तो आपने ब्रीफ कर दिया कि क्लीन नोट पॉलिसी भी इसका एक रीज़न है, लेकिन क्या इन बड़े मुद्दों पर नकेल कसने के लिए भी करेंसी का इस तरह बदलना ज़रूरी है क्या? ये जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा बड़ा लक्ष्य तो यही है, परंतु जो छोटे छोटे लक्ष्य हैं वो ये भी हैं कि ब्लैक मनी बाहर निकले। हालांकि अभी नोटबंदी के बाद तो डर लोगों के मन में था ही कि कहीं ऐसा ना हो जाए। बार बार बात भी आती थी कि 2000 का नोट भी कभी डिमोनेटाइज हो सकता है, तो लोग अलर्ट तो थे। और साथ में ये छोटे छोटे लक्ष्य हैं कि ठीक है, जमा करते हैं बड़ी करेंसी में लोग, करप्शन का पैसा ऐसा आता है, तो वो है। और साथ में काउंटरफीट करेंसी जो कहीं हमारे जो बॉर्डर दूसरी तरफ से आती है, जो प्रचलन में लाए थे, वो बड़े नोट के तौर पे होती है। तो उन लक्ष्यों को भी ये सामने रखता है कि वो भी बंद हो जाए। और ये बहुत सारे छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं, वो भी ध्यान में रहते हैं आरबीआई के। और देखिए, आपने 2000 जैसे बड़े नोट की बात की, जिस तरह हमने देखा कि 500 के नोट भी सरकार ने बंद कर दिए, 1000 का नोट भी उसमें बंद कर दिया। लेकिन आपसे सवाल मेरा ये है कि जिस तरह अब सिक्के भी आ रहे हैं, हालांकि मन की बात का जब 100वां कार्यक्रम था तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब 100 का आपके पास सिक्का भी आएगा। तो अब जिस तरह ये सिक्के आ रहे हैं, बड़े बड़े सिक्के, इनका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर क्या होगा? मेरा ये मानना है कि जो ये बड़े सिक्के हैं ये ज़्यादा तो सिंबॉलिक है, इतना सर्कुलेशन इनका नहीं हो पाता, इनका कॉस्ट भी ज़्यादा है क्योंकि मेटल का कॉस्ट ज़्यादा है।
तो ये काफ़ी तो सिंबॉलिक रहते हैं, परंतु करेंसी नोट्स ही ज़्यादा लेन देन में इस्तेमाल होते हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर ये नोट बंद हुआ है तो कोई नोट कहीं आरबीआई के दिमाग में होगा कि कोई और नोट प्रचलन में आएगा, ताकि जो सर्कुलेशन की नीड है करेंसी कैश की वो पूरी हो सके। क्या इसके पीछे एक और भी रीज़न है? जिस तरह हम सिक्के की बात करते हैं, गवर्नमेंट हमेशा सिक्के कम प्रचलन में लाती है, आरबीआई की तरफ से सिक्के कम जारी किए जाते हैं। क्या इसकी कॉस्ट इसका रीज़न है? क्योंकि वर्ष 2018 में एक आरटीआई ली गई थी आरबीआई से, उसमें ये बताया गया था कि जो आपका सिक्का है, सिक्का बनाने की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा रहती है, और आपका जो 2000 का नोट है उसके पीछे लगभग 4 रुपये का खर्चा आता है। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे ये भी कोई कारण हो सकता है क्या? हाँ, ये कारण तो है ही है, कॉस्ट का तो है ही है कि उसका मेटल का प्राइस और वो उसको पूरा शेप में देना, उसमें प्रिंट करना। साथ में ये कन्वीनियंस भी है, लोगों को सुविधा भी तो होनी चाहिए, क्योंकि जो सिक्कों को रखना, ज़्यादा सिक्कों को अपने वॉलेट में रखना वो मुश्किल है, और कैश को आपने सब देखा कि फोल्ड हो जाते हैं। और मैं तो ये भी मान रहा हूँ कि 500 की जो नोट है उससे ऊपर आएगा, कोई नोट ज़रूर आएगा, क्योंकि अभी भी काफ़ी लोग जो कैश में डील करते हैं उनको लगता है कि वॉलेट ज़्यादा भर जाता है, एटीएम से भी पैसे निकलते हैं 500 के, तो वो ज़्यादा लगते हैं। तो कुछ ना कुछ इस नीति में होगा। काफ़ी लोग हैं जो इस बारे में पूरा एनालिसिस करते हैं। देश के प्रधानमंत्री बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जाते हैं, तो कैशलेस इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। अब जिस तरह से हम अगर आम लोगों की बात करें, कई बार लोग अब आम दुकानों में जाने के लिए, राशन लेने के लिए आप एक स्कैन कर देते हैं और पैसा आपकी जेब में पहुंच जाता है। अब इस डिजिटल जिस तरह से हम करेंसी की तरफ जा रहे हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं? देखिए, जब परिवर्तन होता है तो शुरू में लगता है कि बहुत मुश्किल है। डिमोनेटाइजेशन के बाद भी ऐसा लगता था, काफ़ी लोग ये कहते थे, चिंतक कहते थे कि ऐसा कहाँ होगा, भारत तो गांव में रहता है, किसान हैं, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ये तो बहुत ऐसी बातें हैं कि डिजिटल कैशलेस इकॉनमी की बातें बहुत मुश्किल है। परंतु इतने वर्षों में हमने देखा कि भारत ने एकदम हम जो आपके कार्ड्स पे भी हम नहीं स्विच ओवर किए थे, इतने जो प्लास्टिक मनी हम जिसको कहते हैं, तो हम सीधे यूपीआई गेटवे तक पहुंच गए। गांव-गांव तक मैंने देखा, सब्जी की दुकान पे, मैं ग्रामीण भारत से बिलोंग करता हूँ, गांव जाता हूँ तो वहाँ पे भी देखता हूँ कि सब्जी की दुकान पे भी वो कहते जी हमें इस फ़ोन पे पैसे भेज दो, स्कैन कर दो, स्कैन वहाँ पे रखें। तो बहुत हमने डिमोनेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा जो अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ा वो यही था कि ये इसकी रीच, जो डिजिटल जो कैशलेस इकॉनमी हम सपना देख रहे थे, उसकी ओर हम अच्छे से अग्रसर हुए। असाधारण शब्दों में हमें फ़ायदा कहाँ कहाँ होगा? आपने मुझे, जैसे मैं आपसे बात भी कर रही थी, आपने कहा कि इसमें एक सर्कुलेशन भी बनता है बैंक की तरफ से भी, और हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ भी होती है। आसान से शब्दों में चाहती हूँ कि लोगों को भी आप समझाएं कि किस तरह ये पॉसिबल है। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो मैं ये अक्सर कहता था कि जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स जानते हैं, वो इस चीज़ से भली भांति परिचित है कि जो हमारा जो आइडल कैश है, मतलब आपने जमा करके रखा है, वॉलेट में है, घर में काफ़ी लोग तो दाल के डब्बों में भी पैसा रखते थे, तो वो एक्चुअली सर्कुलेशन से बाहर चला जाता है। वो ना इकॉनमी के काम नहीं आता है, इन्वेस्टमेंट पे के काम नहीं आता है। अब मैं एक साधारण शब्दों में आपसे बात करूं कि मेरी इनकम मान लीजिए 1000 रुपया है और मैं 500 रुपया खर्च कर रहा हूँ, अलग अलग चीज़ों पे खर्च कर रहा हूँ, तो मेरा जो खर्चा है वो दूसरे की इनकम है। तो अर्थव्यवस्था ऐसे चलती है कि मेरा खर्चा दूसरे की इनकम। अब वो 500 रुपये मैंने दाल के डब्बे में बचा के रख दिए, वो तो सर्कुलेशन से बाहर चला गया, इकॉनमी में वो कोई फ़ायदा नहीं दे रहा है। अब मैं क्या करता था, उस 500 रुपये को मैं उसको बैंक में जमा करता हूँ। अब बैंक उस पैसे से क्या करता है, वो कंज्यूमर जो दूसरे लोग कुछ उससे ख़रीदना चाहते हैं उनको लोन देगा। प्रोड्यूसर्स हैं हमारे जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो दूसरी चीज़ें लेंगे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, तो वो पैसा वहाँ चला जाएगा। तो उससे क्या होगा, देश की आर्थिक प्रगति होगी, लोगों की आय बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। हम मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होगा तो इनकम, वो कहते हैं कि 100 के बजाय वो 400 गुना हो जाती है। तो ये डिमोनेटाइजेशन के बाद जो कैशलेस इकॉनमी आई, जो हमारा डिजिटल लेन देन हुआ, इससे इकॉनमी को बहुत ही सकारात्मक, मैं कहता हूँ कि ये जो विकसित देश हैं वो भी, ये पहली सीढ़ी उनकी यही थी और हम भी इस सीढ़ी से पार जा रहे हैं।
अब हम उसी विषय पे आते हैं कि अब 2000 का नोट, आपने कहा कि फ़ायदे भी हैं, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं हमारी इकोनॉमी को, या फिर हमारे पूरे अगर हम देश की बात करें। देखिए, थोड़े बहुत तो होते हैं कि नुकसान, वो ऑर्डिनरी है कि नोट बाहर गए हैं, तो अब मैंने कहा कि वो पुराने नोट हमने निकालने थे, अब हमें साफ़ चाहिए, थोड़ा स्वच्छ भारत की बात हम करते हैं, साफ़ सुथरे नोट चाहिए। नहीं तो हम पहले मैंने कहा कि पहले 10 साल तक भी हमने चलाए पुराने नोट। परंतु कुछ एक सेक्टर्स में हो सकता है जहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक मनी संचित है, वहाँ उनको वो सेक्टर्स इफ़ेक्ट हों, जैसे ख़ासतौर पर ये जेम्स ज्वेलरी वाला सेक्टर है, आपका हाउसिंग रियल एस्टेट है, क्योंकि वहाँ अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि डिमोनेटाइजेशन ने पूरा ब्लैक मनी को, अभी भी बहुत बचा है और काफ़ी लोग ऐसा ट्रांजैक्शन करते हैं जो किसी दायरे में नहीं लाते, तो वहाँ ये नोट, जो बड़े नोट हैं, वो काम आते हैं। तो हो सकता है कि कुछ सेक्टर्स में इसका प्रभाव देखने को मिला, बुरा प्रभाव है, वो ग्रोथ वहाँ कम हो, परंतु ये थोड़ी बहुत कॉस्ट हमें इकोनॉमी में चुकानी पड़ती है। जिस तरह हमने पैसे से संबंधित बात की, अर्थव्यवस्था से संबंधित बात की, आपके सामने कोई ऐसा किस्सा हुआ है, लोगों की ऐसी कोई क्वेरी आई कि आपको सुनकर हंसी आ गई हो कि लोगों के दिमाग में इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं? अब सवाल तो मैं ये कहता हूँ कि हम दरअसल आज की डेट में लोग डिटेल में पढ़ना हमने बंद कर दिया है। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जो एक पढ़ा लिखा वर्ग भी है, वो भी कई दफ़ा हम ऐसी डिस्कशन कर लेते हैं कि अभी 2000 के नोट में भी यही बात हो रही थी कि डिमोनेटाइजेशन हो गया जी, फिर से कोई, फिर वो चिप वाले चुटकुले शुरू हो जाते हैं। हम एक्चुअली डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ा लिखा वर्ग भी पढ़ना उसने कम कर दिया है। तो बाकी अब प्रचार ऐसा हो जाता है कि जब थोड़ा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा बोलना शुरू करे, सोशल मीडिया हैंडल से वो बात करे, ऐसी चुटकुले वाली बात करे, तो एक समाज में एक इन्फॉर्मेशन सही से नहीं जाती है, लोग में दुष्प्रचार थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो अभी यही है कि मैं तो ये कहता हूँ कि सबको थोड़ा सा ऑथेंटिक सोर्सेज से जो वो पढ़ने चाहिए, जानकारी जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से उनको देखना चाहिए। बाकी हम लोग कई दफ़ा ये भी देखा गया कि आज की डेट में जो नॉर्मल डिस्कशंस भी है, लोग उसको पॉलिटिकल डिस्कशंस हैं ज़्यादा। तो अगर मान लो किसी ने आलोचना करनी है तो आलोचना ही करता जाएगा, या हम फैक्ट्स पे कम बात कर रहे हैं अभी, वो थोड़ा सा मुझे ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट कोई याद नहीं आ रहा अभी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लोगों के छोटे छोटे सवाल थे, उन छोटे छोटे सवालों के जवाब लेने की भी हमने कोशिश की। अर्थशास्त्र के हैं राकेश शर्मा जी, हमने इनसे बातचीत की कि किस तरह डीमोनेटाइजेशन आपका जो करेंसी एक्सचेंज है उससे अलग है। जिस तरह आप अपने पैसे अब बैंक में जमा करवाएंगे वो वैध मनी है, और उसके बाद उसका क्या होगा, इन सभी छोटे छोटे मुद्दों पर हमने बातचीत की। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।